डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th की बायोलॉजी के अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग परिवहन क्या है, परिवहन तंत्र किसे कहते हैं, ठीक है, और परिसंचारी अंग कौन कौन से होते हैं, रक्त के बारे में भी अध्ययन किए। रक्त को ये भी बताए थे कि रक्त दो भागों से मिलकर बना होता है, कौन कौन से, ब्लड प्लाज्मा और ब्लड कार्पल्स। तो यहाँ पर ब्लड के हम वर्गीकरण के एक चार्ट बनाकर समझाए थे, यही तक बताए थे। अब इसके आगे हम लोग एक एक करके अध्ययन करेंगे, देखेंगे कि ब्लड जो होता है इनके दो भाग होते हैं प्रमुख, एक ब्लड प्लाज्मा होता है और एक ब्लड कार्पल्स या रुधिर कणिकाएं कहते हैं। ब्लड प्लाज्मा जो होता है यह टोटल रक्त का लगभग 55 से 60% होता है, ठीक है, 55 से 60% टोटल ब्लड प्लाज्मा होता है। शेष जो होता है वह 40 से 45% जो होता है ब्लड कार्पल्स होता है या ब्लड सेल्स होता है, ठीक है। तो प्लाज्मा के बारे में पहले हम लोग अध्ययन करेंगे, तब जाकर ब्लड कार्पल्स के बारे में अध्ययन करेंगे। देखेंगे कि ब्लड प्लाज्मा जो है किसे कहते हैं, ब्लड प्लाज्मा क्या या रुधिर प्लाज्मा क्या है। तो ब्लड प्लाज्मा जो है यह हल्के से पीले रंग का और हल्के से क्षारी साफ पारदर्शी तरल पदार्थ होता है। साफ पारदर्शी एक तरल पदार्थ होता है। इसमें लगभग 91% वाटर होता है। इसमें लगभग 91% वाटर होता है। याद रखिएगा, प्लाज्मा में कितने परसेंट जल होता है, तो 91% जल होता है। शेष 9% में कार्बनिक और अकार्बनिक, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल इसमें घुले होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 9% जो होता है उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स घुले होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक मटेरियल लगभग इसमें 8% होते हैं, लगभग 8% ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं। शेष 1 से लगभग 1.5% जो होता है इनऑर्गेनिक मटेरियल पाए जाते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक मटेरियल में बहुत से होते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल में बहुत से पदार्थ जो होते हैं घुले होते हैं। अब कौन कौन से पदार्थ इसमें घुले होते हैं एक एक करके देखेंगे। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, इसके अलावा वसा, इनके सिंपलर रूप पाए जाते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट में देखेंगे कौन कौन से पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स के ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ठीक है, लैक्टोज है, इसके अलावा गैलेक्टोज है। यानी कार्बोहाइड्रेट के जितने सिंपलर रूप होते हैं वो सभी के सभी इसमें घुले होते हैं ब्लड प्लाज्मा में। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट होता है जब पचता है तो अपने सिंपलर रूप में आता है, फिर उस सिंपलर रूप को अवशोषित करके इसी ब्लड में भेजा जाता है। जब ब्लड में जाएगा तो सिंपल सी बात है, प्लाज्मा में ये क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा, घुल जाएगा, ठीक है। तो ये सभी के सभी पाए जाते हैं किसमें, प्लाज्मा में पाए जाते हैं। प्रोटीन है, प्रोटीन भी होता है। तो प्रोटीन जो होता है एमिनो एसिड के रूप में होता है, एमिनो एसिड के रूप में होता है, अपने सिंपलर रूप में होता है, ठीक है। और भी विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं इसमें। वसा जो होता है वो फैटी एसिड के रूप में होता है, फैटी एसिड के रूप में होता है। वसा जो होता है वो फैटी एसिड के रूप में होता है। और इसके अतिरिक्त हार्मोन्स होते हैं। जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां द्वारा स्रावित जो पदार्थ होता है उसे हार्मोन कहते हैं। और ये हार्मोन रक्त में ही छोड़ा जाता है। जब रक्त में छोड़ा जाएगा तो प्लाज्मा में क्या होता है, विलय हो जाता है। इसके अतिरिक्त प्रोथ्रोम्बिन होता है, प्रोथ्रोम्बिन भी पाया जाता है इसमें, ठीक है। और प्रोटीन के भी बहुत से प्रोटीन जैसे फाइब्रिनोजन भी पाए जाते हैं, ठीक है, फाइब्रिन होते हैं, ये सभी इनके पाए जाते हैं, ठीक।
इसके अतिरिक्त हिपेरिन होता है। हिपेरिन का निर्माण लीवर करता है और ये रक्त में छोड़ता है। यही हिपेरिन ब्लड को थक्का बनने से रुकता है। क्या कारण है कि ब्लड को जब रुधिर वाहिनी से बाहर निकाल देते हैं तो ब्लड का थक्का बन जाता है, जबकि वही ब्लड हमारे रुधिर वाहिनी में है तो इसका थक्का नहीं बनता है। तो याद रखिएगा, लीवर हिपेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ बनाता है और यही क्या होता है, ब्लड में छोड़ा जाता है, जिससे ब्लड को थक्का बनने से रोकता है। ये एंटी कोआगुलेटिंग एजेंट है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ये सभी कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, सभी मिलाकर लगभग 8% होते हैं। ठीक है, और कार्बनिक पदार्थ में पाए जाते हैं। और कार्बनिक पदार्थ में देखिए क्या क्या पाए जाते हैं। और कार्बनिक पदार्थ में NaCl होता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। इस सोडियम क्लोराइड के घुले होने के कारण ही ब्लड का जो स्वाद होता है वो नमकीन होता है, क्योंकि NaCl का स्वाद कैसा होता है, नमकीन होता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त सोडियम बाइकार्बोनेट, क्लोराइड आयन, इनके आयंस होते हैं। बाइकार्बोनेट है, क्लोराइड आयन है और सोडियम कैल्शियम, देखेंगे सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम। ठीक है, इनके फास्फेट, सल्फेट और बाइकार्बोनेट, इन तीनों के याद रखिएगा। तीनों के सल्फेट, फास्फेट और बाइकार्बोनेट, तीनों के तीनों ये पाए जाते हैं। और ये टोटल प्लाज्मा में कितनी प्रतिशत मात्रा इनकी होती है, तो 1 से लगभग 1.5% होती है, जो कि इसमें घुले होते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये प्लाज्मा हो गया। ठीक है, अब प्लाज्मा का कार्य क्या होता है। ठीक है, प्लाज्मा का क्या कार्य, प्लाज्मा का क्या फंक्शन है, प्लाज्मा का क्या कार्य, तो देखेंगे। हाँ, कुछ और पॉइंट छूट रहा है। ब्लड प्लाज्मा में कुछ उत्सर्जित पदार्थ भी पाए जाते हैं। लाभदायक पदार्थ तो घुले ही होते हैं, कुछ हानिकारक पदार्थ भी घुले होते हैं, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, ये ब्लड प्लाज्मा में पाए जाते हैं। लेकिन इसे फिल्टर करके किडनी क्या करता है, यूरिन में ला देता है और फिर बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये सब पाए जाते हैं। प्लाज्मा के कार्य में देखेंगे कि प्लाज्मा जो है, इसका काम है कि जो भी अपने अंदर भोज्य या पोषक पदार्थों को विलय किए है उसको प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना। जब परिसंचरण की क्रिया होती है, परिवहन की क्रिया होती है, तो जो भी ब्लड में पाए जाते हैं पोषक तत्व, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जो घुले हुए हैं, इन सभी पदार्थों को प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना। तो पहुंचाने का कार्य करता है, पहला कार्य। दूसरा कार्य है कि ऑक्सीजन का भी परिवहन करना, ऑक्सीजन को भी वो लेकर, क्योंकि जब प्लाज्मा सर्कुलेट होगा तो उसके साथ रुधिर कणिकाएं भी होंगी, और रुधिर कणिकाएं होंगी तो इस प्रकार ऑक्सीजन को भी परिवहन करने में सहायता करता है। कोशिकाओं में बने हुए कार्बन डाइऑक्साइड को भी परिवहन करने का कार्य करता है। ठीक है, क्योंकि कोशिकाओं में बने हुए कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर, चूंकि रुधिर कणिका ये करती है आरबीसी, लेकिन रुधिर कणिका किसमें पाई जाती है, प्लाज्मा में पाई जाती है। ठीक है, तो ये सर्कुलेट जब होता है प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा, तो रुधिर कणिकाएं भी सर्कुलेट होने लगती है, उसके साथ बहने लगती हैं। इस प्रकार ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करने में कार्य करता है। ठीक है, इसके अलावा ये हार्मोन्स, विटामिन्स, एंटीबॉडीज, इन सभी पदार्थों का संवहन करता है, शरीर की एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने का कार्य भी करता है। ठीक है, और चौथा कार्य जो है देखेंगे, चौथा कार्य है कि यह शरीर के ताप को, ठीक है, निश्चित बनाए रखता है, नियंत्रित किए रखता है। ठीक है, कंट्रोल किए रहता है, शरीर के ताप को क्या करता है, नियंत्रित बनाए रखता है। तो इस प्रकार ये 4 कार्य है, प्रमुख कार्य है जो कि हम बताए हैं। आगे देखेंगे, अगला हम लोग पढ़ेंगे, अब ब्लड कार्पल्स पढ़ेंगे। रुधिर कणिकाएं कहते हैं, ब्लड कार्पल्स को रुधिर कणिकाएं कहते हैं। देखेंगे, रुधिर कणिकाएं कहते हैं। इसको ब्लड सेल के नाम से भी जानते हैं, इसे ब्लड सेल भी कह सकते हैं या रुधिर कणिकाएं भी कह सकते हैं। ठीक है, देखेंगे कि टोटल ब्लड का
लगभग 55 से 60% जो होता है ब्लड प्लाज्मा हो गया, तो शेष जो बचता है वो रुधिर कणिकाएं होती हैं, यानी लगभग 40 से 45% जो होता है रुधिर कणिकाएं होती है ब्लड में। ठीक है, और इस रुधिर कणिकाओं को ही हम हिमैटोक्रिट के नाम से भी जानते हैं। हिमैटोक्रिट, याद रखिएगा, हिमैटोक्रिट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, रुधिर कणिकाएं कितनी प्रकार की होती है? तो रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, याद रखिएगा। कौन कौन से? एक जो होता है आरबीसी, आरबीसीएस, दूसरा जो होता है डब्ल्यूबीसीएस, और तीसरा जो होता है प्लेटलेट्स, ये होता है। ये 3 होते हैं। आरबीसी, इसको रेड ब्लड कार्पस कह सकते हैं या रेड ब्लड सेल्स भी कह सकते हैं। दूसरा इसका नाम क्या है? तो दूसरा इसको एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है, याद रखिएगा, एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है इसको, आरबीसी को। ठीक है, और हिंदी में से लाल रुधिर कणिकाएं कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? लाल रुधिर कणिकाएं कहते हैं। इसके बारे में थोड़ा डिटेल अब जाना जाए। देखिए, आरबीसी जो होता है यह केवल कशेरुकियों में ही पाया जाता है, याद रखिएगा। आरबीसी केवल कशेरुकियों में ही पाया जाता है, अर्थात कहने का मतलब है कि जो भी जंतु जिनके अंदर कशेरुकी दंड पाई जाती है वो कशेरुकी के अंतर्गत आता है, उन सब में पाया जाता है। जैसे मत्स्य, सभी मछलियों में देखेंगे आरबीसी पाया जाता है, क्योंकि मछलियों को भी काटने से उनसे रक्त लाल निकलता है। ठीक है, क्योंकि आरबीसी का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के पाए जाने के कारण। ठीक है, दूसरा देखेंगे जितने सरीसृप हैं, फिर पक्षी हैं, सभी पक्षियों को भी देखेंगे, और समस्त स्तनधारियों में ये आरबीसी पाया जाता है। ठीक है, इनमें देखेंगे आरबीसी जो होता है इसका आकृति कैसा होता है? तो आकृति वृत्ताकार होता है, इस प्रकार देखेंगे, वृत्ताकार होता है, उभयावतल होता है। उभयावतल का मतलब दोनों ओर से, दोनों ओर के सतहों बीच में क्या है? दबा हुआ है। क्या है? बीच में दबा हुआ हो, धंसा हुआ हो। ठीक है, उसे उभयावतल कहेंगे। तस्त्रीनुमा होता है, प्लेटनुमा होता है, तस्त्रीनुमा होता है। इनमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, याद रखिएगा। जितने भी स्तनधारी होते हैं, स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है। एक बार फिर बता रहे हैं, जितने भी मैमल्स होते हैं या स्तनधारी होते हैं, स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, एक सामान्य कोशिका जो होती है, मान लो ये कोशिका है और कोशिका है, तो सामान्य कोशिका में एक केंद्रीय भाग में संरचना होती है, इसी को हम न्यूक्लियस कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। लेकिन एक ऐसी कोशिका आरबीसी है जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन किसके? स्तनधारियों के, जैसे हम लोग के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक है, ऊंट, गाय है, भैंस है, बकरी है, इन सब के ये सभी स्तनधारी हैं। ठीक है, तो ये याद रखिए। तो केंद्रक विहीन होता है। केंद्रक विहीन मतलब केंद्रक नहीं पाया जाता है स्तनधारियों के आरबीसी में। केवल 2 को छोड़कर अपवाद है, ऊंट और लामा। ऊंट और जो होता है लामा, ऊंट और लामा जो होते हैं, इनके आरबीसी में केंद्रक पाए जाते हैं, ये अपवाद है। ठीक है, स्तनधारी हैं ये दोनों, ऊंट और लामा स्तनधारी हैं, फिर भी इनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, अपवाद है। अगला देखेंगे कि जो आरबीसी होता है, ठीक है, इनकी कोशिकाओं में एक विशेष प्रकार का पिगमेंट होता है। ठीक है, वर्णक होता है, जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन कहते हैं। इस हीमोग्लोबिन का रंग जो होता है लाल होता है, और लाल होने के कारण ही आरबीसी का भी रंग कैसा होता है? लाल होता है। आरबीसी प्लाज्मा में पाया जाता है। ठीक है, प्लाज्मा में पाए जाने के कारण प्लाज्मा भी जो होता है उसके साथ इस प्रकार आरबीसी मिला होता है कि रक्त भी कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है।
तो याद रखिएगा, रक्त किस वर्णक या पिगमेंट की उपस्थिति के कारण लाल दिखाई देता है? तो हीमोग्लोबिन के उपस्थिति के कारण रक्त जो है लाल दिखाई देता है, जो कि आरबीसी में पाया जाता है। याद रखिएगा, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है। और यही हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन का संवहन करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करता है, यानी पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य करता है और फिर बने हुए कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर कोशिकाओं से फिर बाहर निकलता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के संवहन करने का कार्य करता है। आरबीसी का जीवन साइकिल, जीवन चक्र कितने का होता है? तो आरबीसी का 120 दिन का लाइफ साइकिल होता है। 120 दिन में आरबीसी मर जाता है, नष्ट हो जाता है, फिर नया आरबीसी बन जाता है, ठीक है। एक वयस्क मनुष्य में आरबीसी की कितनी प्रतिशत मात्रा होनी चाहिए? तो याद रखिएगा, एक वयस्क मनुष्य में आरबीसी की लगभग 50 से 55 लाख प्रति mm³, ठीक है। एक वयस्क मनुष्य में आरबीसी की जो प्रतिशत मात्रा होती है 50 से 55 लाख प्रति mm³, लेकिन पुरुषों में ये इतना होना चाहिए। महिलाओं में आरबीसी कम होता है, महिलाओं में लगभग 48 लाख, ठीक है, लगभग 48 लाख प्रति mm³ होता है फीमेल्स में, उनमें कम होती है, नेचुरल रूप से उसमें कम बनता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त देखेंगे कि आरबीसी का जो है निर्माण कहाँ होता है? तो आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो, ठीक है, बोन मैरो कहते हैं, बोन मैरो में होता है या अस्थि मज्जा में आरबीसी की निर्माण होता है। तो ये आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? आरबीसी की कमी से एनीमिया रोग होता है, रुधिर क्षीणता भी कहा जाता है, रक्त अल्पता भी कहा जाता है और एनीमिया कहा जाता है। एनीमिया रोग होता है, याद रखिएगा, एनीमिया रोग होता है, ठीक है, एनीमिया रोग होता है, ये याद रखिएगा आरबीसी की कमी से, ठीक है। तो ये रहा आरबीसी। अब आरबीसी के कार्य जान लिया जाए, ये मिटा देते हैं। आरबीसी के कार्य, आरबीसी का क्या काम है, ठीक है, आरबीसी का क्या काम है? तो आरबीसी जो होता है यह, इसका प्रमुख काम है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। याद रखिएगा, सबसे प्रमुख काम यही है आरबीसी का कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन करना, पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाना और कोशिकाओं में बने हुए कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर बाहर निकालना, यानी परिवहन करने का कार्य करता है। तो किस प्रकार करता है थोड़ा सा जान लिया जाए। देखिए, ये हीमोग्लोबिन है, Hb से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। यह हीमोग्लोबिन जो होता है जब फेफड़ों के कूपिकाओं तक पहुंचता है, आप लोग को फेफड़े वाला फिगर बनाए होंगे, ध्यान दीजिएगा, उसमें हम बताए होंगे। मान लीजिए ये फेफड़ा है, ठीक है, ये फेफड़ा है, ठीक है, तो इसमें गोल गोल जैसी इस प्रकार की संरचना हम बनाए होंगे। ये कूपिकाएं हैं, ठीक है, इन्हीं कूपिकाओं के दीवारों से पतली पतली रुधिर केशिकाएं जुड़ी होती है जिसमें रक्त पाया जाता है, ठीक है। जब ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन कूपिकाओं के पास आता है, ठीक है, तो कूपिकाओं की जो दीवार बहुत पतली होती है और उसी के साथ रुधिर केशिकाएं जुड़ी होती हैं, ठीक है। तो विसरण क्रिया जब होता है, ऑक्सीजन की जब प्रतिशत मात्रा यहाँ बढ़ जाती है तो विसरण क्रिया होता है, जिसके कारण ऑक्सीजन के अनुगति करते हुए रुधिर वाहिनी के दीवार और कूपिका के दीवार पार करते हुए रक्त में प्रवेश कर जाते हैं। और रक्त में जब ऑक्सीजन प्रवेश करता है तो यह ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बंध जाता है, जुड़ जाता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक अस्थायी यौगिक बनाता है, ठीक है। ये रहा, ये ऑक्सीजन है, ये मिल जाएगा तो HbO2 बनाएगा। ये क्या है? ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन इसको कहते हैं, ठीक है, HbO2 लिखा जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाए। यह अस्थायी यौगिक है। अस्थायी का मतलब होता है कि यह कुछ समय के लिए बना है, परमानेंट नहीं बना है, हमेशा के लिए, कुछ समय के लिए बना फिर टूट जाएगा, हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, अस्थायी यौगिक बनाता है। फिर यह रुधिर परिसंचरण क्रिया होता है तो यह
ऑक्सी हीमोग्लोबिन परिसंचरण क्रिया द्वारा प्रत्येक कोशिका में जाता है, और कोशिका में जाने के बाद HbO2 जो होता है टूट जाता है। HbO2 फिर टूट जाता है कोशिका में जाने के बाद, और हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। ये ऑक्सीजन पाकर कोशिकाएं अंतः शोषण क्रिया करती हैं, अंतः कोश की शोषण क्रिया करती हैं, जिससे ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। वही ग्लाइकोलिसिस क्रिया होगी, क्रेब्स चक्र की क्रिया होगी, या फिर ऊर्जा का निर्माण होगा कोशिकाओं के अंदर। ठीक है, और जब क्रेब्स चक्र की क्रिया होती है तो अंत में कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, ये बताए होंगे आप लोग शोषण क्रिया में। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जल बनता है, ATP ऊर्जा भी बनती है। उस वही कार्बन डाइऑक्साइड पुनः हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, Hb जो होता है पुनः कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ जाता है और बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये HbCO2 ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है, जो कि अस्थायी यौगिक है, ये भी अस्थायी यौगिक बनता है। फिर उदीप परिसंचरण क्रिया होती है, सर्कुलेशन की क्रिया होती है, फिर यह रक्त से होते हुए कूपिकाओं के पास आ जाता है। और जब कूपिकाओं के पास आ जाता है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड में, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा बढ़ने के कारण यहाँ से विसरण की क्रिया होती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से टूट जाता है और फिर कूपिकाओं में आ जाता है। कूपिकाओं से होते हुए कार्बन डाइऑक्साइड हम उसको बाहर छोड़ देते हैं, निकाल देते हैं। ठीक है, तो फिर यह टूटता है HbCO2, ये बनता है Hb प्लस CO2 बनता है। इस प्रकार फिर अब हीमोग्लोबिन क्या करेगा? फिर ऑक्सीजन को बांधेगा, फिर आगे यह क्रिया बारंबार होती रहती है। तो एक ओर ऑक्सीजन को लेकर जाता है RBC और दूसरे ओर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आता है। यह क्रिया होती रहती है, बॉडी के अंदर ऊर्जा का निर्माण होते रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार प्रमुख काम RBC का क्या है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग WBC के बारे में थोड़ा जानेंगे। WBC क्या है? ठीक है, WBC क्या है यहाँ पे बना देते हैं। WBC देखेंगे, इसका नाम जो है ल्यूकोसाइट भी है, ल्यूकोसाइट। ठीक है, WBC इसको श्वेत रुधिर कणिकाएं कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? श्वेत रुधिर कणिकाएं। इंग्लिश में कहते हैं व्हाइट ब्लड कार्पल्स, व्हाइट ब्लड कार्पल्स या व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम भी है ल्यूकोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। देखेंगे कि WBC जो होता है ये श्वेत रंग का होता है, सफेद रंग का होता है, या ये भी बुकों में देता है कि WBC रंगहीन होता है, यानी इनमें कोई निश्चित कलर नहीं होता है। इनकी आकृति जो होती है अमीबा के समान अनियमित आकार के होते हैं। ठीक है, अमीबा के समान ये अनियमित आकार, यानी इनके निश्चित आकार नहीं होता है और केंद्रक युक्त होते हैं। याद रखिएगा, इनमें केंद्रक पाया जाता है। RBC में केंद्रक नहीं होता है, लेकिन WBC में केंद्रक पाया जाता है, उपस्थित होता है। ठीक है, इनके देखेंगे इस वयस्क मनुष्य में इनकी संख्या कितनी होती है? तो WBC की संख्या लगभग 6000 से 10,000 प्रति mm³ होता है। ठीक है, 6000 से 10,000 प्रति mm³ एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में इनकी संख्या होती है। ठीक है, इनका जीवन काल कितने दिन का होता है? तो इनका जीवन काल 3 से 5 दिन। ठीक है, 3 से 5 दिन तक जीवित रहते हैं, फिर ये नष्ट हो जाते हैं, फिर इनका निर्माण होता है। इनका कार्य क्या होता है? वास्तव में WBC के जितने भी भाग हैं या WBC जो है ये सभी के सभी हमारे प्रतिरक्षा तंत्र के महत्वपूर्ण भाग होते हैं। इसलिए ये रोगों से अथवा रोगाणुओं से, ठीक है, लड़ने की इनके अंदर क्षमता होती है, अर्थात रोगों और रोगाणुओं से, ठीक है, जो भी रोग के रोगाणु होते हैं जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, ठीक है, इन सबको भक्षण कर जाते हैं, इन सबको नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार हमें हमारे बॉडी में किसी प्रकार का रोग नहीं होता है, यानी रोगों से हमें ये मुक्ति दिलाते हैं। इसीलिए WBC को शरीर का क्या कहते हैं? प्रहरी कहते हैं या सैनिक कहते हैं, प्रहरी।
प्रहरी या इसको क्या कहते हैं, सैनिक। बॉडी के ये सैनिक जो युद्ध करते हैं बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया वायरस अगर पहुंच जाए तो ये तुरंत उन पे अटैक कर देंगे और उन्हें नष्ट कर देंगे या भक्षण कर जाएंगे, शरीर से बाहर भी निकाल देंगे। ठीक है, इस प्रकार ये हमारे बॉडी की प्रहरी है, देख रेख करते हैं, सैनिक है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक, WBC जो होते हैं देखेंगे, WBC जो होते हैं इनके कोशिका द्रव्य में कणिकाओं की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है WBC को। एक जो होता है, एक को कहते हैं ग्रानुलोसाइट और एक को कहते हैं एग्रानुलोसाइट। ग्रानुलोसाइट और एक को क्या कहते हैं, एग्रानुलोसाइट। देखिए ग्रानुलोसाइट क्या होता है, इसे हम कणिकामय WBC कहते हैं, कणिकामय WBC कहते हैं। ठीक है, कणिकामय WBC कहते हैं। अर्थात इनकी जो मान लिया जाए ये WBC है, ठीक है, और WBC की एक कोशिका द्रव्य है साइटोप्लाज्म। तो इनके साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, इसलिए इनको देखने पर इनका साइटोप्लाज्म कणिकामय दिखाई देता है, इसलिए इसको कणिकामय WBC कहते हैं या ग्रानुलोसाइट भी कहा जाता है। ठीक है, यानी इनमें ग्रानुल्स पाए जाते हैं, कण पाए जाते हैं, इसलिए कणिकामय WBC कहा जाता है। ठीक है, इनमें जो केंद्रक होता है वो पॉलीमार्फिक होता है, यानी कई रूपों में पाया जाता है। केंद्रक एक जैसा दिखाई नहीं देता है, कई रूपों में पाया जाता है। या लोब्ड होता है, यानी इसमें कई पिंडक बने होते हैं। ठीक है, तो ये भी 3 प्रकार के होते हैं। ग्रानुलोसाइट भी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से देखेंगे, एसिडोफिल्स, ठीक है, और ये जो होगा बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, ये रहे 3 प्रकार के होते हैं। एसिडोफिल्स को एसिनोफिल्स के नाम से भी जाना जाता है, एसिनोफिल्स के नाम से, एसिनोफिल्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एसिनोफिल्स के नाम से भी जाना जाता है या एसिडोफिल्स कहते हैं। देखेंगे कि एसिडोफिल्स जो होते हैं यह अम्लीय रंजकों के साथ या इयोसिन के साथ अभिरंजित हो जाता है। यह इयोसिन जो होता है उसका नेचर अम्लीय होता है, या कोई भी अम्लीय पदार्थ जिसकी नेचर एसिडिक हो, अगर इसमें डाला जाए तो आसानी से अभिरंजित हो जाता है, यानी इसमें कोई न कोई एक निश्चित कलर आ जाता है। ठीक है, देखेंगे इनकी अधिकता से कौन सा रोग होता है, तो इनकी अधिकता से इस्नोफिलिया रोग होता है। याद रखिएगा, इस्नोफिल्स की अधिकता से इस्नोफिलिया रोग होता है, जिसमें व्यक्ति को बार बार कफ बनता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। ठीक है, ये सब समस्याएं आती हैं, बार बार खांसता है। ठीक है, ये सब लक्षण देखने को मिलता है, बार बार उसमें जुकाम सर्दी होती है, सर्दी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस्नोफिलिया का एक लक्षण है। इनके केंद्रक देखेंगे, जो भी इस्नोफिल्स होते हैं 2 पिंडकों में बटे होते हैं। इस प्रकार मान लीजिए ये इनके केंद्रक जो है इस प्रकार 2 पिंडकों में बटे होते हैं। इनके केंद्रक 2 पिंडकों में बटे हैं, एक ये पिंडक है और ये दोनों पिंडक एक पतले से सूत्रनुमा संरचना से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ये इनकी संख्या कितनी होती है, तो ये टोटल ग्रानुलोसाइट की 1 से 4% होती है। टोटल ग्रानुलोसाइट की 1 से 4% भाग होता है। ठीक है, बेसोफिल्स के बारे में जान लीजिए। बेसोफिल्स जो होता है इनके साथ किसी भी बेसिक नेचर वाले पदार्थ को अगर डाला जाए तो ये आसानी से अभिरंजित हो जाते हैं, यानी कलर देते हैं, किसी न किसी प्रकार के कलर देते हैं। और इनके केंद्रक जो है 2 अथवा पार्सली रूप से 3 पिंडकों में बटे होते हैं। ठीक है, इस प्रकार होता है, देखेंगे। ठीक है, इस प्रकार इनके केंद्रक होते हैं।
इनके केंद्रक देखिए, ये कणिक बना दिया जाए, इसमें कणिका संरचना तो दो पूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो दो है, लेकिन पार्सली रूप से देखा जाए तो 3 पिंडकों में इनके केंद्रक बटे होते हैं और तीनों के तीनों एक पतले सूत्रनुमा संरचना से जुड़े होते हैं। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या 1 से 1.5%, 1 से 1.5% लगभग होती है इनकी संख्या। ठीक है, अगला है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जो होता है ये अम्लीय और क्षारीय दोनों पदार्थों द्वारा ये अभिरंजित हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए ये उदासीन होते हैं, इसलिए इनको न्यूट्रोफिल्स कहा जाता है। न्यूट्रल मीन्स होता ही उदासीन। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल्स कहलाते हैं और इनकी संख्या जो है टोटल ग्रानुलोसाइट का लगभग 70% होता है, लगभग 70% होता है। ठीक है, तो ये रहा इनके। हाँ, इनके केंद्रक जो होते हैं 3 पिंडकों में बटे होते हैं। कितने? 3 पिंडकों में बटे होते हैं। इस प्रकार इस प्रकार 3 पिंडकों में बटे होते हैं। तो ये याद रखिएगा। अब ये ग्रानुलोसाइट समाप्त हो गया। अब एक ग्रानुलोसाइट देख लिया जाए। एक ग्रानुलोसाइट देखेंगे। एक ग्रानुलोसाइट जो है इनके कोशिका द्रव्य में कण नहीं पाया जाता है। कण नहीं पाए जाने के कारण ही, ठीक है, इनके साइटोप्लाज्म एकदम साफ दिखाई देता है। ठीक है, इसलिए इसको ए ग्रानुलोसाइट कहा गया। ए मीन्स नॉट होता है, ग्रानुलो मीन्स ग्रानुल्स है, ग्रानुल्स मीन्स कणिका होता है, यानी इसमें कण नहीं पाए जाते हैं या कणिकाएं नहीं पाई जाती, इसलिए इनको ए ग्रानुलोसाइट कहा गया है। ये भी 2 भाग में बांटे गए हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स। ये 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग देखेंगे लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं। लिम्फोसाइट्स जो होते हैं, लिम्फोसाइट्स आकार में छोटे होते हैं और वास्तव में देखा जाए लिम्फोसाइट तो ये हमारे प्रतिरक्षा तंत्र बनाने में सहायता करते हैं। इसके साथ साथ एंटीबॉडीज बनाते हैं। ये एंटीबॉडीज बनाते हैं। यही एंटीबॉडीज जो होता है रोगों से लड़ने के लिए हमें क्षमता उत्पन्न करता है। जो भी रोगाणु होते हैं, रोग को उत्पन्न करने वाले जो भी रोगाणु होते हैं उनसे लड़ने के लिए हमारे अंदर क्षमता उत्पन्न करते हैं। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, इनकी प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो टोटल ग्रानुलोसाइट लगभग 20 से 40%, 20 से लगभग 40% इनकी मात्रा होती है। ठीक है, और इनका देखेंगे केंद्रक जो होता है बड़ा होता है। केंद्रक जो होता है बड़ा होता है। ये ग्रानुलोसाइट की ही एक विशेष लक्षण है कि इनके केंद्रक बहुत बड़े होते हैं और साइटोप्लाज्म बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। तो इस प्रकार ये इनका ये केंद्रक हो गया। ठीक है, और अंदर का ये साइटोप्लाज्म हो गया, ये न्यूक्लियस है, केंद्रक है। ठीक है, मोनोसाइट्स जो होते हैं ये बड़े आकार के होते हैं। इनके केंद्रक भी बड़े आकार के होते हैं। देखेंगे इनके केंद्रक जो है बड़े आकार के होते हैं। बड़े आकार के होते हैं और एक जगह देखेंगे इनके केंद्रक में देखेंगे एक जगह जो है कटा हुआ दिखाई देता है और फिर अंदर की ओर धंसा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो ये मोनोसाइट जो होता है इनके अंदर भ्रमण करने की क्षमता ज़्यादा होती है। जब हमारे बॉडी में रक्त में ही रहकर बॉडी के सभी भागों में भ्रमण करते हैं और जब भी बैक्टीरिया, वायरस या जो भी हानिकारक चीज़ है उनको जब देखते हैं तो उन्हें नष्ट कर देते हैं या उन्हें भक्षण कर जाते हैं। इस प्रकार रोगों से लड़ने के लिए ये भी हमें क्षमता उत्पन्न करते हैं या हमारी बॉडी की सुरक्षा करते हैं। तो ये रहा एक ग्रानुलोसाइट। अब WBC का कार्य, तो WBC का कार्य जितने भी हम कार्य एक एक बताएं वही जोड़ दिया जाए तो कार्य हो जाएगा। तो याद रखिएगा WBC का सबसे प्रमुख काम यही है कि रोगों को दूर करने के लिए जो भी रोगाणु होते हैं
ठीक है, जब बैक्टीरिया वायरस उनको नष्ट करते हैं जिससे शरीर में किसी प्रकार का रोग उत्पन्न न हो, तो यही काम करते हैं। ठीक है, और प्लेटलेट्स जान लिया, WBC समाप्त हो गया। प्लेटलेट्स के बारे में जान लिया, ठीक है, प्लेटलेट्स के बारे में जान लिया जाए। देखेंगे कि प्लेटलेट्स जो होते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स भी कह सकते हैं। प्लेटलेट्स जो होते हैं इनका प्रमुख काम है रुधिर का थक्का बनाना। क्या होता है, कभी कभी हमारे त्वचा में कट जाता है, तो त्वचा कटने के बाद रुधिर स्राव होता है, ब्लीडिंग की क्रिया होती है, रक्त स्राव अधिक होता है। तो देखेंगे कि रुधिर बहने के कटने के कुछ समय के बाद वहाँ पे रुधिर धीरे धीरे थक्का बनने लगता है, तो रुधिर को थक्का बनाने का काम यही प्लेटलेट्स करते हैं। ठीक है, और ये याद रखिएगा, ये प्लेटलेट्स केवल स्तनधारियों के ही सदस्यों में पाए जाते हैं। जितने भी स्तनधारी, जैसे हम लोग भी स्तनधारी हैं, तो स्तनधारियों के ही सदस्यों में प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। अन्य किसी वर्गों में या अन्य किसी फाइलम में, संघ हो, उन किसी में नहीं पाया जाता प्लेटलेट्स। ये विशिष्ट लक्षण है। ठीक है, और इनकी संख्या कितनी होती है, लगभग 2 से 5 लाख प्रति mm क्यूब। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में इनकी संख्या 2 से 5 लाख प्रति mm क्यूब होती है। ठीक है, और इनके इनमें केंद्रक नहीं पाई जाती, केंद्रक विहीन होते हैं और बहुत सूक्ष्म होते हैं, आकार में बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, गोल होते हैं, अंडाकार भी होते हैं, तस्त्रीनुमा भी होते हैं, विभिन्न प्रकार की इनकी आकृतियां होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार होते हैं, इस प्रकार होते हैं, इस प्रकार होते हैं। ये तो ये प्लेटलेट्स हैं। बस आज के लिए इतना ही, कल फिर नए वीडियो लेकर उपस्थित होंगे।